हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉस्ट शीट इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर सब में नहीं दिया होगा तो उसे कैसे ढूंढना चाहिए वो सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा जो कॉस्ट शीट का ये जो चैप्टर है ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। पूरे चैप्टर में ना दो ही फॉर्मेट है मेन। तो मैं आपको एक बार फिर से जरा दोनों फॉर्मेट बता दूं। एक फॉर्मेट हमारे कॉस्ट शीट का ये है जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दे देते, ठीक है। तो हम लोगों को है ना अलग से कोई पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप टाइप 2 देखें तो आपको टाइप 2 में पता चल जाएगा, यह हमारे टाइप 2 का फॉर्मेट है। अब ऐसे वाले सम्स में ना वो लोग डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली नहीं देते। वो लोग हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं, कैरेज इनवर्ड दे देते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देते हैं, जिसको सॉल्व करके हम लोग डायरेक्ट मटेरियल फाइंड किया करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको ये फॉर्मेट का सम आए या हो सकता है ये वाले फॉर्मेट का सम आए। हमको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मेट बनाना है? हम लोग, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अगर इस एग्जाम्पल में आप देखो तो क्वेश्चन में बोला है फॉलोइंग आर द डिटेल्स फर्निश्ड बाय एमबीए लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और उसके बाद टेबल दिया है। इस टेबल में सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल। अब अगर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दे दिया है तो पता है हम लोग हमारे सोल्यूशन में कौन सा वाला फॉर्मेट बनाएंगे? ये वाला। बिकॉज हमको सब में डायरेक्टली रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल दे दिया गया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मेट फॉलो करके आंसर निकालना शुरू कर देंगे। बट अगर सपोज सब में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल वगैरह दिया होता तो हम लोग इस तरीके से सम को सॉल्व करते, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्मेट याद रखना है। वैसे कभी कभी वो लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि रॉ मटेरियल ना दे बट फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दे। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से लेवल पे आता है। एग्जाम्पल करते करते मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट हमारा डिस्कस हो चुका है कि हमको कौन सा वाला फॉर्मेट बनाना है फिलहाल इस सब में, ये वाला, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के अंदर। सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल, तो सबसे पहले हमें मार्किंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल में मैं मार्किंग करूंगा D1। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है तो मैं लिख देता हूँ एड टू COP। COP का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अगर सब में दिया है तो उसको कहाँ लिखना है? हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना है। उसके बाद सब में दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये लेस करते हैं हम लोग COP से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से। बट एक प्रॉब्लम है, इसका अमाउंट ही नहीं दिया है। यही इस सब में हम लोग को मेन न्यू पार्ट है जो करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट वो लोग देंगे नहीं, हमको ढूंढना पड़ेगा। और एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है मेन, उसके अंदर भी ज्यादातर चांसेस है कि यही वाला सम आए जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया गया होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको वो एग्जांपल के द्वारा समझा दूंगा। तो चलो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के लिए मार्किंग करना है, फैक्ट्री है तो F। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहीं भी नहीं जाएगा, कैंसिल कर देता हूँ। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम लोग मार्किंग करते हैं D3। जनरल मैनेजर सैलरी कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा मैनेजर है, तो हम लोग डाल देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिविडेंड पेड अगेन इग्नोर कर देंगे, डिविडेंड पेड कॉस्ट शीट में नहीं आता है। डायरेक्ट वेजेस के लिए हम लोग मार्किंग करेंगे D2। एडवर्टीजमेंट के लिए मार्किंग करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर जाएगा ऑफिस एंड एडमिन। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंस जाएगा फैक्ट्री के अंदर। डिजाइनिंग देख के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डाल देना, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है? फैक्ट्री के अंदर। परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन जाएगा SD, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद बारी आती है ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। अगेन क्या लिखना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री रेंट, नाम में फैक्ट्री है तो मैं F लिख देता हूँ। देन सेल्स दिया है, सेल्स जाता है सेल्स के अंदर। नीचे एक सेंटेंस दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये पार्ट क्या है ये मैं आपको जब क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना होगा तब बता दूंगा। लास्ट में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, इससे पता चलता है कि एग्जाम में कॉस्ट शीट का सम है। ऑलराइट, तो हम लोग जाते हैं हमारे सोल्यूशन के फॉर्मेट के अंदर, सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे सोल्यूशन का फॉर्मेट। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
शीट। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो ऊपर कॉस्ट स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सोल्यूशन के साथ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग में डालता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, और समय डायरेक्ट मटेरियल हमको डायरेक्टली दे दिया गया है, तो हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, सब में जाना है। डायरेक्ट मटेरियल दिया 3,40,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड वाले कॉलम में 3,40,000। ठीक है, देन हम लोग को चाहिए डायरेक्ट वेजेस। ये याद रखना, हम लोग को हमेशा सोल्यूशन के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। मेरे सोल्यूशन में कौन आता है, डायरेक्ट वेजेस आता है, तो यहाँ जाके डायरेक्ट वेजेस ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है डायरेक्ट वेजेस, ये रहा। तो डायरेक्ट वेजेस दिया है 2,60,000, तो मैं लिख देता हूँ 2,60,000। उसके बाद बारी आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट आ रहा है 1,60,000, तो मैं लिख देता हूँ 1,60,000। जब हम लोग इन तीनों को प्लस करते हैं ना, तो जो टोटल हमें मिलता है, उस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट कैसे हम लिखा, तीनों को ऐड करके। तो हम लोग कैलसी का इस्तेमाल करते हैं। 3,40,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,60,000, 7,60,000। सो मैं लिख देता हूँ 7,60,000। ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग डालेंगे डायरेक्ट कॉस्ट खत्म होने के बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर सारे कौन से खर्चे जाएंगे पता है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जाएंगे। तो देखो, जहां जहां मैंने फैक्ट्री दिखाई है, 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, ये तीनों फैक्ट्री के एक्सपेंस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख कर इनर कॉलम में उसका अमाउंट डालूंगा और टोटल करके बाहर लिख दूंगा। हमेशा याद रखना, अगर कोई हेड, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली दिया होता तो मैं डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिख देता हूँ, बट हमको डायरेक्टली नहीं दिया, हमको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर की चीजें दी गई है, तो हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फिर टोटल करके बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एंट्री करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो यहाँ पर मैंने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिख दिए, उसका टोटल भी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो टोटल में आगे बढ़ेंगे, तो टोटल में अब हम लोग को मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री के ओवरहेड्स को जब प्लस कर देना, तो हमको मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। कुछ लोग इसे वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, अलग नहीं है। वर्क्स कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट आर सेम। तो जरा टोटल करके चेक करते हैं कितना आएगा अमाउंट, 7,60,000 प्लस 3 लाख, सो आ रहा है टोटल 10,60,000। सो मैं लिख देता हूँ 10,60,000। तो ये हो गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आगे बढ़ेंगे और नया हेडिंग आएगा, नया हेडिंग आएगा ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बी पार्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर पहला फैक्ट्री होता है, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिन। स्ट्रेशन ओवर हेड। ठीक है, अब इसके अंदर सारे ऑफिस के खर्चे आएंगे, तो मैं जाता हूँ समय। देखो, जहां भी मैंने ओ लिखा है, ये 1, ये 2, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 3 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, अंदर वाले कॉलम में इसका अमाउंट आएगा एंड देन टोटल करके हम लोग बाहर लिख देंगे। अगेन टाइम बचाने के लिए मैं एंट्री करके आपको डायरेक्टली मिलता हूँ। सो ऑफिस की सारी एंट्रीज करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो है 7,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टोटल हमने किया था यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ये ऑफिस की चीजें हम लोग ऐड कर दे, तो जो टोटल आएगा उस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टोटल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग को टोटल करना पड़ेगा। टोटल कर लेता हूँ मैं, प्लस 7,40,000 करूँ इसमें, सो आएगा 18 लैक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 लैक्स। अगेन मैं बता दूँ 18 लैक्स कैसे आया, लास्ट टोटल क्या था यहाँ पर 10,60,000 प्लस ये 7,40,000, दोनों को प्लस करें तो अमाउंट आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 18 लैक्स।
अब सोल्यूशन के फॉर्मेट के हिसाब से ना यहाँ पर आने वाला है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी की एंट्री यहाँ पर होती है, जो कि यूनिट्स में दिया है 1000 यूनिट्स और अमाउंट में दिया है 85,250। चेक करना तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो यूनिट्स दिया है 1000 और अमाउंट दिया है 85,250। अब बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक इसी में से माइनस होता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, जिसका यूनिट्स दिया है 2000 बट अमाउंट नहीं दिया। अमाउंट के सामने क्वेश्चन मार्क है, देखो चेक कर लो, अमाउंट के सामने क्वेश्चन मार्क है। अमाउंट हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना है? एक वर्किंग नोट से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वर्किंग नोट का पार्ट। तो जो वर्किंग नोट का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। हमें 2 वर्किंग नोट्स बनाने हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। पहला वाला जो है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, क्लोजिंग स्टॉक एड सेल्स लेस से पहले मैं टोटल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, ये जितनी भी चीजें इसके अंदर लेनी है ना वो सारी की सारी क्या रहने वाली है पता है? यूनिट्स। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स लेना है जो कि है 2000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000, ठीक है। सेल्स का भी यूनिट लेना है। सेल्स का यूनिट कहाँ है? ये रहा 19,000 यूनिट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 19,000। टोटल करेंगे तो टोटल हो रहा है 21,000 यूनिट्स। इसमें से माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है? 1000, ठीक है। अच्छा, सॉल्व करने के जो आंसर आ रहे हैं ना 20,000, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग बोलते हैं एफ जी प्रोड्यूस। ये वो यूनिट्स है जो हमने इस साल प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। एफ जी प्रोड्यूस कभी भी सब में नहीं दिया होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा इसी फॉर्मूला से, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स, फिर टोटल आएगा, उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। और ये याद रखना, इस वर्किंग नोट में सारे के सारे यूनिट्स होने चाहिए, अमाउंट नहीं, ठीक है। ओके, सो अब एफ जी प्रोड्यूस मिल गया तो हम लोग जा सकते हैं हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 की ओर। वर्किंग नंबर 2 से फॉर्मूला बेस्ड है, उसके अंदर हमें लिखना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एफ जी प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था हमारा 18 lakhs। सो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ 18 lakhs, ठीक है। एफ जी प्रोड्यूस हमने अभी अभी ढूंढा, कितना था बताए? 20,000 इनटू क्या करना है पता है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे? 2000, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अमाउंट लेना है, मतलब जो कि यूरोपीज में होगा, यहाँ यूनिट्स लेना है और यहाँ पर भी यूनिट्स लेना है। जब हम लोग इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 18 lakhs डिवाइडेड बाई 20,000 इनटू 2000, 1,80,000। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसका वैल्यू कितना है? 1,80,000। अब मैं आपको एक सेंटेंस रीड कराता हूँ जो मैंने सम के स्टार्टिंग में रीड किया था। यहाँ पर बोला था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पता चला इस फॉर्मूला में मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लिया? बिकॉज सम में मेंशन किया कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है एज पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया। सो अभी हर सम में जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया गया होगा उसमें हमको 2 वर्किंग नोट बनाना है। पहला वाला वर्किंग नोट रहेगा उसमें हम लोग यूनिट्स फाइंड करेंगे, एंड सेकेंड वाला जो वर्किंग नोट है उसमें हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। अब ये जो अमाउंट मिला है इसको मैं यहाँ जाके रिप्लेस कर सकता हूँ। यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ 1,80,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा जो कि होने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी आंसर आने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जरा चेक करें कितना होने वाला है। 18 lakhs प्लस 85,250 माइनस 1,80,000, so 17,05,250, 17,05,250, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने का ही पार्ट ये था, इसके बाद तो सब जैसे नॉर्मल सम हम लोग करते वैसे ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या आएगा, इसमें क्या ऐड करना है हमको? फॉर्मेट वाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कहाँ से मिलेंगे हमको? क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ जहाँ एस डी लिखा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, मोस्टली 3 से ज़्यादा एस डी नहीं नज़र आ रहे मुझे, तो हम लोग एक काम करते हैं, जाके इसकी एंट्री कर देते हैं एस डी के अंदर। सेम अगेन पहले अंदर
लिखूंगा, अंदर वाले कॉलम में लिखने के बाद टोटल करके बाहर लिख दूंगा। तो टाइम बचाने के लिए अगेन मैं एंट्री करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एंट्रीज कर दिया है, टोटल भी कर दिया है। अब जो टोटल आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा जब हम लोग ऊपर के दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। सो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स? जब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जरा ऐड करके देखते हैं कितना आता है। +348,750, सॉरी 20,90,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,90,000। फॉर्मेट वाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अब आने वाला है एड प्रॉफिट। तो हमको मिल जाएगा हमारा सेल्स। ठीक है, तो सब में ना सेल्स तो दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया। सेल्स कितना दिया पता है हम लोग को? सब में जाके चेक करें, सेल्स दिया है 22,80,000। तो मैं डायरेक्टली जाके लिख देता हूँ सेल्स के सामने 22,80,000। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? मेरे पास कॉस्ट है 20,90,000 और मेरे पास सेल्स है 22,80,000। मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सॉरी, आंसर आ रहा है 22,80,000 माइनस 20,90,000। 1,90,000 का गैप आएगा। ये जो 1,90,000 का गैप आ रहा है ये हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। दैट्स इट, हमारा सम सॉल्व हो गया। सो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर नहीं दिया गया है तो हमको दो वर्किंग नोट बनाना है। पहला जो वर्किंग नोट हो नंबर होगा वो होगा यूनिट्स से रिलेटेड, और दूसरा वाला जो वर्किंग नोट होगा ना उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, अमाउंट। ठीक है, यूनिट्स कैसे फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स वाला यूनिट और उसमें से ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को माइनस कर दो। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या बन जाता है, एफ जी प्रोड्यूस। एक बार एफ जी प्रोड्यूस मिल गया तो हमको वर्किंग नोट नंबर 2 में फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एफ जी प्रोड्यूस इनटू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी एफ जी प्रोड्यूस के यूनिट्स के साथ करना है। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही क्यों लेते हैं, बिकॉज सब में हमको मेंशन किया गया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसमें आपका डाउट मैं और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।